हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स में। फ्रेंड्स, यदि आप भी 10वीं कक्षा के स्टूडेंट हैं और आप भी 15 फरवरी 2023 को साइंस का एग्ज़ाम पेपर देने जा रहे हैं, तो आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के साइंस का 40 ऐसा इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे ही आने वाली हर 10वीं कक्षा का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप सभी को मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। है दोस्तों, आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। ध्यान दीजिएगा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी यानी एफ का जो मान होता है वो r/2 के बराबर होता है। यानी अवतल दर्पण में फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, आधी। उसके बाद में कहता है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष हो जाता है। याद रखिएगा कि जब भी नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है तो उस दृष्टि दोष को हम लोग निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अब आप सभी को वीडियो के कमेंट सेक्शन में चले जाना होगा और वहां भी जाकर बताना होगा कि निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस के द्वारा किया जाता है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 जो है काफ़ी ही ज़्यादा ट्रेंड होता है। कहता है कि लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान कितना होता है। दोस्तों याद रखिएगा कि लघुपतन के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का जो मान है ना जी, वो काफ़ी ही ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बहुत अधिक बढ़ जाता है। उसके बाद में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं होता है। क्वेश्चन का राइट आंसर IR² हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, कहता है अभिनेत्र लेंस फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। देखिए, अभिनेत्र लेंस फोकस दूरी में जो परिवर्तन किया जाता है वो पक्षमापी मांसपेशियों के द्वारा परिवर्तन किया जाता है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पक्षमापी मांसपेशियों के द्वारा। उसके बाद में अगला सवाल काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी ही ज़्यादा ट्रेंड करता है। याद रखिएगा, कहता है कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। दोस्तों, विद्युत मोटर का काम ही होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना। तो याद रखिएगा, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। उसके बाद में कहता है कि विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, 3 ऐसे तार हैं जिसके बारे में ज़्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन ट्रेंड करता है। सबसे पहला है तांबा, उसके बाद में एक होता है नाइक्रोम। ठीक है जी, एक नाइक्रोम होता है। उसके बाद में होता है टंगस्टन। तो यहाँ पे तांबा भी है, टंगस्टन भी है, नाइक्रोम भी है। सभी के बारे में ज़रा सा बात ध्यान दीजिएगा। देखिए, विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का इसलिए बना होता है क्योंकि टंगस्टन के तार में यदि हम विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो ये जलकर हमें रोशनी देता है। यही कारण है कि विद्युत के बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। नाइक्रोम भी एक प्रकार का तार होता है। जब नाइक्रोम की तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ये गर्म होकर हमें बहुत ही ज़्यादा गर्मी देता है और ये आग के जैसा गर्म हो जाता है। यही कारण है कि विद्युत हीटर में नाइक्रोम की कुंडली बनी होती है। उसके बाद में होता है कॉपर यानी तांबा। देखिए, तांबा की एक विशेषता है कि जब तांबे के तार में विद्युत धारा को प्रवाहित की जाती है तो ये घूर्णन इस प्रकार से करने लगती है। यही कारण है कि विद्युत मोटर में तांबे के तार की बनी एक परिनालिका होती है। यहाँ से सवाल ऐसे पूछे जा सकते हैं कि विद्युत हीटर किस तार की बनी होती है, तो नाइक्रोम की बनी होती है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। उसके बाद में यदि पूछ लिया जाता कि विद्युत मोटर में किस तार का प्रयोग किया जाता है, तो तांबे का तार हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है। याद रखिएगा, त्रिभुज के आकार का इस प्रकार से प्रिज्म होता है जिसमें 3 सतह आपको दिखाई दे रही हैं, एक ऊपर और एक होते हैं नीचे। तो 3 और 2 होती हैं 5। एक साधारण प्रिज्म में
5 सतह दिखाई देते हैं, यानी कितने सतहों से घिरा रहता है तो 5 हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण कौन सा होगा। देखिए दर्पण तो 3 ही प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से तो 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं उत्तल दर्पण तो दूसरा होते हैं अवतल दर्पण। याद रखिएगा, उत्तल दर्पण में क्या होता है कि किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो वस्तु से छोटा बनता है। अवतल दर्पण में क्या होता है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है। और एक होता है दोस्तों समतल दर्पण, इसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के समान आकार का बनता है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है, तो जाहिर सी बात है वो दर्पण समतल दर्पण होगा, यानी क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था। याद रखिएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज माइकल फैराडे के द्वारा किया गया था। इन्हीं के द्वारा बिजली का आविष्कार भी किया गया था। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, फैराडे। उसके बाद में कहता है कि आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है। आप सभी को मालूम होगा कि आकाश का जो रंग है वो हमें नीला ही दिखाई देता है, लेकिन क्यों दिखाई देता है। देखिए प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का जो रंग है हमें नीला दिखाई देता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। उसके बाद में कहता है कि सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है। तो ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पे कहता है कि अधिकतम कितनी दूरी तक, अधिकतम यानी अधिक से अधिक कितना ऐसा दूरी है जहाँ पे मनुष्य का आँख साफ साफ बिंदुओं को देख सकता है। तो इसका कोई भी लिमिट, कोई भी आज तक दूरी कन्फर्म ना हो चुका है, इसलिए इसका क्वेश्चन का राइट आंसर जाता है ऑप्शन डी के साथ, अनंत। यदि न्यूनतम दूरी पूछा जाएगा तो 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि लेंस की क्षमता का सही मात्रक क्या होता है। याद रखिएगा कि लेंस की क्षमता का सही मात्रक डायोप्टर होता है, जिसे डी द्वारा सूचित किया जाता है या एम पर पावर -1 भी लिखा जाता है। तो एम पर पावर -1 ऑप्शन सी में है, अतः क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि अभिक्रिया CuO यानी कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन गैस के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो ये बनता है Cu यानी कॉपर, उसके बाद में H2 यानी जल होता है। इसमें किसका उपचयन हो रहा है, तो ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आप यहाँ पे पाएंगे कि इसमें हाइड्रोजन गैस का उपचयन हो रहा है, इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, H2 यानी हाइड्रोजन गैस। और इसके बाद में कहता है कि सोडियम की संयोजकता कितनी है। दोस्तों सोडियम एक ऐसा शब्द है, इससे मैट्रिक के एग्जाम पेपर में सवाल नहीं आए ये हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सोडियम से बहुत सारे सवाल बनते हैं। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि वो कौन ऐसा धातु है या कौन ऐसा धातु या कौन ऐसा पदार्थ है जो पानी में पड़ते ही जलने लगता है, तो सोडियम होता है। वह कौन ऐसा धातु है जो सोडियम जो जिसको केरोसिन तेल में डाल कर रखते हैं, तो सोडियम होता है। वह कौन सा धातु है जिसे हम चाकू से काट सकते हैं, तो उस धातु का नाम है सोडियम। और सोडियम की संयोजकता जो होती है दोस्तों वो 1 होती है। इसकी परमाणु संख्या 11 होती है। उसकी परमाणु द्रव्यमान जो होता है ये 23 होता है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद में कहता है कि एल्केन का समान सूत्र क्या होता है। देखिए यहाँ से एक सवाल 100% पूछे जा सकते हैं। कहता है कि एल्केन का समान सूत्र क्या होता है। देखिए दोस्तों एल्केन का समान सूत्र CnH2n+2 होता है। एल्कीन का क्या होता है, तो CnH2n-2 होता है। CnH2n ये होता है एल्कीन का, एल्काइन का और एल्केन का। ये 3 सूत्र जरूर याद कर लीजिएगा, इसी से आपको मैट्रिक के एग्जाम पेपर में 1 नंबर के सवाल यहाँ से पूछे जाएंगे। अब अगला सवाल कहता है कि उदासीन विलयन का pH मान क्या होता है जी। देखिए उदासीन विलयन का pH मान 7 के बराबर होता है। अम्लीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है, तो वहीं पे क्षारीय विलयन का pH मान 7 से अधिक होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, 7 के बराबर। और इसके बाद में अगला सवाल काफ़ी ही ज़्यादा एग्जाम में ट्रेंड करता है। कहता है कि आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं। देखिए आवर्त सारणी के प्रतिपादक कौन है, यानी आवर्त सारणी के जन्मदाता कौन है, तो मेंडलीव है। और आवर्त सारणी में पूरे 7 आवर्त हैं, तो वहीं पे वर्गों की संख्या 18 बताई गई है। तो यहाँ पे पूछा गया कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं, तो 18 हो जाएगा। यदि आवर्त पूछे जाते तो 7 हो जाता। और इसके बाद में कहता है कि कौन सा धातु विद्युत का सुचालक होता है। आप सभी को बताया जाता है कि जितने भी अधातु होते हैं वो विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन अपवाद में ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है।
उसके बाद में कहता है कि कार्बन क्या है। याद रखिएगा, कार्बन एक प्रकार का धातु है, तो वहीं पे सिलिकॉन और जर्मेनियम उपधातु होता है। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट उपधातु मार रहे हैं, उनका बिल्कुल गलत हो जाएगा, राइट आंसर अधातु हो जाएगा। इसके बाद में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्रुबल अम्ल है। देखिए अम्ल का परिभाषा क्या होता है, तो अम्ल वह विलयन है जो स्वाद में खट्टा होता है और नीले लिटमस पद को लाल कर देता है। अम्ल की दो प्रकार होते हैं, प्रबल अम्ल और दूसरा होते हैं द्रुबल अम्ल। देखिए द्रुबल अम्ल पहचानने का आसान तरीका क्या होता है कि ये बहुत बड़ा होता है, जैसे कि दिया गया CH3COOH, जिसे हम लोग मेथनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल कहते हैं, और ये एक प्रकार का द्रुबल अम्ल है। बाकी के HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 मेथनोइक अम्ल और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, ये सभी के सभी प्रबल अम्ल है। और ऑप्शन डी में दिया गया ऑप्शन ये आपका द्रुबल अम्ल है। और इसके बाद में कहता है कि पोटेशियम यानी के की परमाणु संख्या कितनी होती है। ध्यान दीजिएगा, पोटेशियम का सांकेतिक चिन्ह के होता है, इसका लैटिन नेम कैलियम होता है। इसकी परमाणु संख्या की बात करेंगे तो 19 हो जाता है, और वहीं पे परमाणु द्रव्यमान की बात करेंगे तो इसका 39 हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, मैट्रिक एग्जाम पेपर में सवाल ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो 19 होती है। परमाणु द्रव्यमान कितनी होती है, तो 39 होती है। अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः वायु गैस है। देखिए CH4 जो गैस होता है, CH4, इसे हम लोग मीथेन गैस कहते हैं। क्या कहते हैं जी, मीथेन कहते हैं। तो मैट्रिक एग्जाम पेपर में कई बार यहाँ पे CH4 दिया जाता है, कई बार मीथेन दिया जाता है, तो दोनों को ही याद रखिएगा कि CH4 को ही मीथेन कहते हैं, और यह एक बायोमास या बायोगैस का उदाहरण है। उसके बाद में कहता है कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो देखिए साधारण नमक का रासायनिक सूत्र NaCl होता है, इसे हम लोग रासायनिक नाम में सोडियम क्लोराइड कहते हैं। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। उसके बाद में कहता है कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। मान लेते हैं कि C+O2 बराबर CO2 होता है ना जी। तो C+O2 बराबर CO2 है। इस अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व क्या है, तो कार्बन है, दूसरा है ऑक्सीजन। तो इस अभिक्रिया में भाग लेने वाले जितने भी कार्बन और ऑक्सीजन वाले जो तत्व हैं, इसे हम लोग अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं जी, अभिकारक कहते हैं। और अभिक्रिया के फलस्वरूप बने जो पदार्थ होते हैं, इसे हम लोग प्रतिफल कहते हैं। याद रखिएगा कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं, और अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ प्रतिफल कहलाते हैं जी। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि कौन शून्य वर्ग का तत्व है। देखिए शून्य वर्ग में लगभग 7 तत्व होते हैं, हीलियम, रेडान, जेडान, नियान, क्रिप्टॉन, जिसमें से सबसे पहला तत्व हीलियम होता है। इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। अगला सवाल कहता है स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। ध्यान दीजिएगा, स्वपोषी पोषण के लिए CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, H2O यानी जल, ये भी आवश्यक है। क्लोरोफिल का होना अनिवार्य है, और इसके साथ सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति भी अनिवार्य है। इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर इनमें से सभी के साथ चला जाएगा। अगला सवाल कहता है कि इनमें से कौन सा प्रकाश संश्लेषी अंग है। तो ध्यान दीजिएगा, प्रकाश संश्लेषी अंग आपका लीफ यानी पत्ती हो जाएगी। उसके बाद में मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, इसे हम लोग लीवर यानी यकृत ग्रंथि कहते हैं। याद रखिएगा, कई बार मैट्रिक एग्जाम के जो ऑप्शन दिए जाते हैं, यकृत ना देकर लीवर दे दिया जाता है, तो यकृत को ही हम लोग अंग्रेजी भाषा में लीवर कहते हैं, जो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है। अगला सवाल कि पादप में जाइलम के लिए उत्तरदायी है। देखिए पादप में क्या होता है कि जाइलम जो उत्तरदायी होते हैं ना जी, ये जल परिवहन के लिए उत्तरदायी होते हैं। किसके लिए, जल परिवहन के लिए होते हैं। और खाद्य पदार्थ के परिवहन के लिए कौन सा उत्तरदायी होते हैं, तो ये भी याद रखिएगा, ये फ्लोएम होते हैं। मुख्य रूप से पेड़ पौधों में 2 ऊतक पाए जाते हैं, एक का नाम है जाइलम ऊतक, तो दूसरा का नाम है फ्लोएम ऊतक। जाइलम कोशिका जीवित होती है, बल्कि फ्लोएम की कोशिका मृत होती है। पौधों में जाइलम के द्वारा ही जल का परिवहन होता है, जबकि फ्लोएम के द्वारा खाद्य पदार्थों का परिवहन होता है। अब चलिए अगला सवाल क्वेश्चन 31 की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है। देखिए एक कोशिकीय शैवालों में जल का जो परिवहन होता है, वो विसरण क्रिया के द्वारा होता है। इसलिए क्वेश्चन 31 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा जी, विसरण क्रिया। और इसके बाद में कहता है कि मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है। ध्यान दीजिएगा, मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। मेढक में होती है 3। अब यहाँ से तीनों के लिए एक और सवाल बनते हैं कि मछली में श्वसन अंग कौन सा है, मनुष्य में श्वसन अंग कौन सा है, और मेढक में श्वसन अंग कौन सा है। ध्यान दीजिएगा कि मनुष्य में जो श्वसन अंग है वह है
आपका कौन सा दोस्तों, तो फेफड़ा होता है ना जी। और इसमें 4 आपका कोष्ठ पाए जाते हैं मनुष्य में, दायां अलिंद, दायां निलय, बायां अलिंद और बायां निलय। और मछली के हृदय में गिल्स नामक एक श्वसन अंग होता है जिसमें 2 कोष्ठ होते हैं, ठीक है जी। और मेढक जो अपना श्वसन अंग जिससे सांस लेता है वो फेफड़ा से भी लेता है, गिल्स से भी लेता है और त्वचा से भी ले सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा 2। और इसके बाद में कहता है कि निम्नलिखित में से एमिनो अम्ल के विखंडन से क्या बनेगा। देखिए, एमिनो अम्ल का जब विखंडन होगा तो CO यानी कोक भी बनाएगा और NH3 अमोनिया भी बनाएगा। तो क्वेश्चन का राइट आंसर बी और सी दोनों हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 32 कहता है कि ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है। मैट्रिक के एग्जाम पेपर के लिए ये क्वेश्चन भी काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ग्लूकोज का जो आणविक सूत्र होता है वो C6H12O6 होता है, जिसमें कार्बन के 6 परमाणु, हाइड्रोजन के 12 परमाणु और ऑक्सीजन के 6 परमाणु मौजूद होते हैं। यहाँ पे मैट्रिक के एग्जाम पेपर में ग्लूकोज के जैसा सुक्रोज यानी चीनी का अनुसूत्र पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा चीनी का जो अनुसूत्र होता है वह होता है C12, H22 और O11 होता है। इसमें कार्बन के 12 परमाणु, हाइड्रोजन के होते हैं 22 और ऑक्सीजन के 11 परमाणु मौजूद होते हैं। और इसके बाद में अगला सवाल कहता है कि उच्च वसीय अम्लों में सोडियम लवण कहलाते हैं। देखिए, उच्च वसीय जो अम्लों के सोडियम जो लवण होते हैं ये साबुन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं जी दोस्तों? साबुन कहलाते हैं। और साबुन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CH3COONA होता है, याद रखिएगा। उसके बाद में कहता है कि एकल बंधन CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। मैट्रिक के एग्जाम पेपर के लिए ये क्वेश्चन भी काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। याद रखिएगा कि एकल बंधन CHO अभिक्रियाशील मूलक को हम लोग एल्डिहाइड कहते हैं। क्या कहते हैं जी? एल्डिहाइड कहते हैं। लेकिन कई बार मैट्रिक एग्जाम पेपर में पूछा जाता है एकल बंधन OH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा ऐसे अल्कोहल कहते हैं। एकल बंधन CO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग कीटोन कहते हैं। और एकल बंधन COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, तो ये भी जान लीजिए इसे हम लोग अम्ल कहते हैं। यदि आप इतना बात को जान गए तो 100% आपका 1 नंबर पक्का हो गया, क्योंकि अभिक्रियाशील मूलक को ज्ञात करने के लिए एक क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो एल्डिहाइड का पूछा जाएगा तो एकल बंधन CHO हो जाएगा, एल्कोहल का पूछा जाएगा तो एकल बंधन OH हो जाएगा, कीटोन का पूछा जाएगा तो एकल बंधन CO हो जाएगा, अम्ल का पूछा जाएगा तो एकल बंधन COOH हो जाएगा। अब अगला सवाल क्वेश्चन 35 को देख लेते हैं। कहता है कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या ... होती है। याद रखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त के बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु संख्या जो है वो घटने लगती है। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, घटती है। और इसके बाद में अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित तत्वों के उसके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाइए। यहाँ पे कुछ तत्व दिए गए हैं, उसको बढ़ती हुई धातु गुण के आधार पर सजाना है, तो उसको हम लोग इस प्रकार से सजा सकते हैं। सबसे पहले Li यानी लिथियम हो जाएगा, उसके बाद में Be यानी बेरिलियम हो जाएगा, उसके बाद में C यानी कार्बन हो जाएगा, उसके बाद में O यानी ऑक्सीजन, बाद में होगा F यानी फ्लोरीन। तो इस प्रकार का ऑप्शन बी में दिया गया है, अतः क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलिए अगला सवाल क्वेश्चन 37 को देख लेते हैं। क्वेश्चन 37 कहता है कि सिलिकॉन क्या है। आपसे पूछा गया है कि सिलिकॉन जो है वो क्या है, धातु है, उपधातु है या फिर अधातु है। याद रखिएगा, कार्बन अधातु होते हैं, लेकिन वहीं पे सिलिकॉन जिसका सांकेतिक चिन्ह Sb होता है, Ge यानी जर्मेनियम, ये भी आपका उपधातु होते हैं। तो ज़्यादातर मैट्रिक के एग्जाम पेपर में पूछे जाने वाली उपधातु है सिलिकॉन, दूसरा होती है जर्मेनियम। यह क्या है दोस्तों, तो यह एक उपधातु है। अगला सवाल क्वेश्चन 38 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत धनात्मक तत्व है। आप सभी को बताना होगा कि कौन सा तत्व है जो विद्युत धनात्मक है। देखिए, फास्फोरस, क्लोरीन और आपका कार्बन तो कभी नहीं होते हैं, लेकिन Na जिसका सांकेतिक चिन्ह है, जिसका लैटिन नेम नाइट्रियम यानी सोडियम होता है, यह आपका विद्युत धनात्मक तत्व है। उसके बाद में कहता है कि टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसे VBI लगा लीजिए, क्योंकि ये सवाल आपके मैट्रिक एग्जाम पेपर में पूछे जा सकते हैं। याद रखिएगा, काजीरंगा जो आपका जैविक उद्यान है, चिड़ियाघर है, ये भी आपका उत्तराखंड में है, और यहीं पे टिहरी बांध का निर्माण भी किया गया है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा।
अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं। याद रखिएगा, पोटेशियम और कैल्शियम, याद रहे सॉरी सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन तेल के अंदर डुबा कर रखते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये भी बनते हैं, 2 नंबर में पूछे जाते हैं कि क्या कारण है कि सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं। आसान शब्दों में आंसर लिखिएगा कि सोडियम और पोटेशियम का ज्वलन ताप काफ़ी ही निम्न होता है, जो कमरे के समान ताप पर ही जलने लगता है। दूसरी ओर सोडियम और पोटेशियम केरोसिन तेल में अविलय होता है, यानी ये विलित नहीं होता है। दूसरी ओर सोडियम और पोटेशियम केरोसिन तेल के साथ अभिक्रिया भी नहीं करता है। यही कारण है कि सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन तेल के अंदर डुबा कर रखते हैं, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन में 41 को देखते हैं। कहता है कि अपमाजक से बनाए जाते हैं, यानी अपमाजक से कौन कौन से वस्तु बनाए जाते हैं। तो इसे सर्फ एक्सल भी बनाए जाते हैं, शैम्पू और इजी सर्फ भी बनाए जाते हैं। अतः क्वेश्चन का राइट ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, इनमें से सभी। अगला सवाल क्वेश्चन 42 कहता है कि सौर सेल में किसका उपयोग होता है। दोस्तों आप सभी को बता दें कि सौर सेल में उपधातु का उपयोग किया जाता है, और उपधातु ये 4 ऑप्शन में कौन सा है, तो आपका सिलिकॉन है। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, सिलिकॉन। और इसके बाद में कहता है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं किया जाता है। काफ़ी ही ज़्यादा मज़ेदार सवाल है। आपको बताना होगा कि कौन ऐसा ईंधन है जिसका जो इस्तेमाल है वो खाना बनाने में नहीं किया जाता है। देखिए, कोयला पर भी खाना बनता है, बायोगैस पर भी बनता है, और एलपीजी यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, द्रवी पेट्रोलियम गैस पर भी खाना बनता है। लेकिन सीएनजी, जिसे हम लोग कार्बन नाइट्रोजन गैस कहते हैं, इस पे आपका खाना नहीं बनाया जा सकता है। इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। अब अगला सवाल क्वेश्चन 44 को देख लीजिए। 2Cu प्लस O2 यानी कॉपर को जब ऑक्सीजन गैस के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ये आपका कॉपर ऑक्साइड बनाता है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण हो रहा है, इसलिए इसे हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और इसके बाद में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक संतुलित नहीं है, कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, चारों ऑप्शन को देखकर बताना होगा कि कौन सा ऑप्शन है जो संतुलित नहीं है। देखिए, संतुलित है या नहीं है, एक सवाल 100% यहाँ से बनाए जाते हैं। कैसे पहचानिएगा कि आपका संतुलित समीकरण है या नहीं है, तो उसका आसान तरीका बता देते हैं। देखिए, आपको यहाँ पे परमाणु संख्या काउंट करना रहता है। यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, तो इधर भी आपको हाइड्रोजन के 2 परमाणु चाहिए। क्लोरीन के 2 परमाणु हैं, तो यहाँ पे भी आपको क्लोरीन के 2 परमाणु होनी चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो 2HCl दिया गया है, इसका मतलब 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन। तो आपका इसमें परमाणु की संख्या तो बराबर है, तो ये तो आपका संतुलित है। हमें ये तो पता करना है, संतुलित नहीं होने वाला। ऑप्शन बी में देखेंगे तो NO3O का होल ट्वाइस है, यानी नाइट्रोजन 3 दूनी 6 है, ऑक्सीजन 6 है, लेकिन यहाँ पे देखिएगा तो नाइट्रोजन आपका 1 ही दिख रहा है। ऑक्सीजन 5 होना चाहिए, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 यहाँ पे दिख रहा है, 2 यहाँ पे, और ऑक्सीजन तो 5 है, लेकिन नाइट्रोजन की संख्या बराबर नहीं है, इसलिए आपका ये समीकरण संतुलित नहीं है। ऑप्शन सी को देखिएगा तो 2H2 प्लस O2 यानी 2H2, ये भी आपका संतुलित है, ये भी आपका संतुलित है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। अब चलिए अगला सवाल क्वेश्चन 46 को बढ़ते हैं। क्वेश्चन 46 कहता है कि उदासीन जल का पीएच मान क्या होता है। दोस्तों आप सभी को बता दें कि अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। कितना होता है जी, तो 7 से कम होता है। उसके बाद में क्षारीय विलयन का जो पीएच मान होता है वो 7 से अधिक होता है ना। और यदि उदासीन विलयन का पीएच मान पूछा जाएगा तो 7 के ये आपका बराबर होते हैं, याद रखिएगा। तो कहता है कि उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो ये 7 हो जाएगा। यदि क्षारीय पूछता तो 7 से ऊपर हो जाता, अम्लीय पूछता तो 7 से कम हो जाता। अब अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा दुर्बल अम्ल है। आप सभी को बताना होगा कि दुर्बल अम्ल कौन सा है। तो ऑप्शन सी को देख लीजिए, CH3COOH, यही आपका दुर्बल अम्ल हो जाएगा। अगला सवाल कहता है कि क्रायोलाइट अयस्क है। देखिए, क्रायोलाइट किसका होता है, तो एल्युमिनियम के 3 अयस्क होते हैं, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेटाइट और क्रोंडम क्रायोलाइट, ये सभी आपका एल्युमिनियम का अयस्क होते हैं। तो क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे Al यानी एल्युमिनियम का हो जाएगा, जिसका परमाणु संख्या 13, तो वहीं पे परमाणु द्रव्यमान 27 होते हैं, ये भी याद रखिएगा।
अब अगला सवाल कहता है कि पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है। दोस्तों आप सभी को बता दें कि पोटेशियम का सांकेतिक चिन्ह के होता है, इसका लैटिन नेम कैलियम होता है, इसकी परमाणु संख्या होते हैं 19 और इसका परमाणु द्रव्यमान होते हैं 39। याद रखिएगा। तो कहता है पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी होगी जी, तो 19 हो जाएगी। फिर कहता है कि फार्मिक अम्ल का IUPAC नेम यानी यूपेक नेम क्या होता है। अन यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री जो नेम होता है ये क्या होता है। देखिए फार्मिक अम्ल को हम लोग मेथेनोइक अम्ल भी कहते हैं और ये जो अम्ल होता है ये चींटी के डंक में पाया जाता है। सवाल यहाँ पे ये भी बनते हैं कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो याद रखिएगा मेथेनोइक अम्ल यानी फार्मिक अम्ल। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हम लोगों ने देखा क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर साइंस का क्वेश्चन नंबर 50 तक का ऐसा इम्पोर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के दृष्टिकोण से काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया हो। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे ही आने वाली हर 10वीं कक्षा का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप सभी को मिल सके और आप हमारे द्वारा बनाए गए तमाम VVI क्वेश्चन का वीडियो सबसे पहले देख सके। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए VVI क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।